हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल वंस अगेन गुप्ता क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम आपको हिस्ट्री की क्लासेस करा रहे हैं और हिस्ट्री का सब्जेक्ट्स हम आपको कवर कर रहे हैं। तो उसी हिस्ट्री की क्लासेस में एक और इंटरेस्टिंग सेशन, एग्जाम ओरिएंटेड सेशन, एग्जाम आधारित एक चैप्टर को लेकर इतिहास के फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत का इतिहास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। स्टूडेंट्स, अगर हम दक्षिण भारत के इतिहास की बात करें तो दक्षिण भारत के इतिहास का मतलब है इतिहास का वह हिस्सा, वे पार्ट हिस्ट्री जो कि दक्षिण भारत में डेवलप हुआ, जैसे कि चोल साम्राज्य, जैसे राष्ट्रकूट साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य, और यही जो दक्षिण भारत के एम्पायर हैं, साम्राज्य हैं, इसी के बारे में आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम पढ़ेंगे पल्लव, आज हम पढ़ेंगे चोलास, आज हम पढ़ेंगे चालुक्य, राष्ट्रकूट और विजयनगर साम्राज्य। जब आपको मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत पढ़ाया जाएगा तो उसके साथ ये पढ़ाया जाएगा। ये साउथ इंडिया के पार्ट ही तो है, लेकिन ये अलग सेक्शन में आपको डिलीवर किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं पल्लव डायनेस्टी। स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है इसे आप प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि इसमें वर्ड्स, इसमें रूलर, ऐसी ऐसी इसमें टर्म आने वाली हैं जो थोड़ी टिपिकल्ट होती हैं। तो टिपिकल टर्म्स आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पल्लव डायनेस्टी की, यानी कि पल्लव वंश की। तो पल्लव वंश जो था, पल्लव वंश के फाउंडर थे सिंह विष्णु। यानी कि अगर आपसे पूछे कि पल्लव वंश के फाउंडर कौन थे, तो पल्लव वंश के फाउंडर थे सिंह विष्णु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाउंडर जो थे पल्लव डायनेस्टी के वो कौन थे? सिंह विष्णु। याद करने के लिए पल्लव वंश, और पल्लव में देखिए लास्ट में आ रहा है वह, तो वह से बन जाएगा विष्णु, यानी सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु को ऐसे भी याद रखिए कि विष्णु जी का एक अवतार हुआ था जो नरसिंह अवतार था। तो नरसिंह अवतार में क्या आ गया? सिंह आ गया, और सिंह विष्णु वह आ रहा है, और वह से आप याद रखिए पल्लव, पल्लव के लास्ट में भी वह आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो ये एक बौद्ध राजा था, बौद्ध धर्म को फॉलो करता था सिंह विष्णु। नेक्स्ट बात करें, जो सिंह विष्णु था, अब जब सिंह विष्णु की डेथ हो गई तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी, उसके बाद जो उसका बेटा राजा बना जिसका नाम था महेंद्र वर्मन। क्या नाम था? महेंद्र वर्मन। और महेंद्र वर्मन ने एक रचना करी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था महाविलास प्रसन्न। महाविलास प्रसन्न, ये किसकी रचना थी? ये रचना थी महेंद्र वर्मन की। और महेंद्र वर्मन पल्लव साम्राज्य के एक दूसरे राजा थे, जो पल्लव साम्राज्य के फाउंडर, पल्लव साम्राज्य के संस्थापक सिंह विष्णु के बेटे थे, उनके उत्तराधिकारी थे, उनके सक्सेसर थे ये। नेक्स्ट बात करें, जो महेंद्र वर्मन थे फिर उनके उत्तराधिकारी आए, और इनका नाम क्या था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। यानी पल्लव वंश में मैंने आपको बताया सिंह विष्णु, फिर मैंने आपको बताया महेंद्र वर्मन, और अब मैं बता रहा हूं नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो थे ये पल्लवों के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे। पल्लवों में सबसे महान राजा जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जो कि पल्लवों के सबसे महान राजा थे। इन्होंने क्या करा? इनको एक और टाइटल दिया गया, इन्हें कहा जाता है महामल। महामल जो था ये टाइटल किसका था? महामल टाइटल था किसका? पल्लव सम्राट नरसिंह वर्मन का। और नरसिंह वर्मन जो थे ये किसके बेटे थे? महेंद्र वर्मन के। और महेंद्र वर्मन पल्लव साम्राज्य के राजा या संस्थापक सिंह विष्णु के बेटे थे।
अब ये जो नरसिंह वर्मन था, मैंने बताया कि ये सबसे बहादुर, सबसे ग्रेट राजा थे पल्लव डायनेस्टी में। अब उस जमाने में जो ग्रेटनेस, जो बहादुरी की बात की जाती है, महानता की, उसका सीधा सीधा संबंध होता है युद्धों को जीतने वाला। तो ये जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट हैं, इन्होंने एक राजा को हराया था, जिस राजा का नाम था पुलकेशन सेकंड। कौन से राजा को हराया था स्टूडेंट्स? तो आपको पता होना चाहिए, पुलकेशन सेकंड नाम के एक राजा को इन्होंने हराया था। कहां पर हराया था? 642 में, 642 ईस्वी में हराया था। किसने इनको हराया था? नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन ने हराया था। क्लियर ये बात? नेक्स्ट बात करें, ही टुक कंट्रोल ऑफ वातापी द चालुक्य कैपिटल। इन्होंने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर कंट्रोल किया, और करने के बाद एक और टाइटल इन्होंने अडॉप्ट करा, और वो टाइटल कौन सा था? वो टाइटल था वातापी कोंड। कौन सा टाइटल लिया स्टूडेंट? वातापी कोंड का टाइटल इन्होंने लिया। किन की बात कर रहा हूं मैं? नरसिंह वर्मन की। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जो पल्लव साम्राज्य में एक महान राजा हुए थे, और जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने पुलकेशन सेकंड, जो चालुक्य वंश के राजा थे, उनको हराया और एक अपना टाइटल अडॉप्ट करा, वातापी कोंड। इसी तरह के टर्म्स, इसी तरह की शब्दावली की बात मैं आपसे कर रहा था कि वातापी कोंड। अब ये थोड़ा अजीब है, यानी कि ये थोड़ा सा अलग है, तो इसीलिए तो मैंने कहा था कि पेन कॉपी लेकर इस लेक्चर को देखना, ताकि प्रॉपर आप नोट्स बना सको। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे मूव करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ही टुक कंट्रोल, ये वही वाला पॉइंट्स दोबारा रिपीट हो गया है। नरसिंह वर्मन ने एक और चीज करी, इसने क्या करा? एक नावल एक्सपीडिशंस, यानी कि एक नौसैनिक अभियान किया। नौसैनिक अभियान जो था, इसने कहां पर किया था? श्रीलंका में। और जो श्रीलंका के राजकुमार थे मणिवर्मा, मणिवर्मा को दोबारा से उनकी राजगद्दी दिलाई थी, दोबारा से उनको राज सिंहासन में बिठा दिया था, दोबारा से उनको गद्दी पर बिठाया था। नेक्स्ट बात करें, जो नरसिंह वर्मन थे, इन्होंने क्या किया? ही फाउंडेड द सिटी ऑफ मामल्लपुरम और महाबलीपुरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मामल्लपुरम, क्या कहा मैंने? मामल्लपुरम या महाबलीपुरम का ये जो नगर है, ये जो शहर है, ये किसने बसाया था? तो ये बसाया था सिंह विष्णु ने बसाया था इसे। और इस शहर की अगर मैं बात करूं, आपको बताऊं स्टूडेंट्स, तो महाबलीपुरम ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कहां पर पड़ता है महाबलीपुरम? ये पड़ता है तमिलनाडु में। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर है ये बात? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करें। अब इसी के बारे में एक और बात आई है, वो क्या? कि नरसिंह वर्मन जो फर्स्ट थे, क्या कहा मैंने? नरसिंह वर्मन जो फर्स्ट थे, इन्हीं के समय में एक और इंसिडेंट्स हुआ। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जो कि एक पल्लव राजा थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो कि एक पल्लव रूलर थे, इन्हीं के समय में एक और घटना होती है। वो क्या होती है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय वो इंसिडेंट्स ये होता है स्टूडेंट्स कि इनके समय में एक चीनी बौद्ध यात्री आया, एक चाइनीज ट्रेवलर्स आया, जिसका नाम था ह्वेनसांग। देखिए ह्वेनसांग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आया। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, अगर आप उत्तर भारत की बात करें, तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय। किसके समय आया था ह्वेनसांग? हर्षवर्धन के समय में ये आया था। तो ये जो ह्वेनसांग था, ये उत्तर भारत में तो आया हर्षवर्धन के समय। किसके समय आया स्टूडेंट्स? हर्षवर्धन के समय। और
हर्षवर्धन के समय ये आया, लेकिन इसने दक्षिण भारत के किस राजवंश का या किस राज्य का दौरा किया था? तो वो राज्य जिसका दौरा इसने दक्षिण भारत में किया, चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने, वो राज्य था पल्लव राज्य, यानी पल्लव शासनकाल या पल्लव साम्राज्य। और राजा कौन से राज कर रहे थे उस समय? उस समय राज कर रहे थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बात आती है अगली डायनेस्टीज की, और अगली डायनेस्टी जो है ये है चोला डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है ये है चोला डायनेस्टी, यानी कि चोल वंश। कौन सा वंश आ जाएगा? चोल वंश, यानी कि चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी, पहले मैंने आपको पल्लव डायनेस्टी बताई, और पल्लव डायनेस्टी मैंने बताने के बाद आपको बताई चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी का जो फाउंडर था, कौन था फाउंडर चोल डायनेस्टी का? तो चोल डायनेस्टी का फाउंडर था विजयालय। कौन था स्टूडेंट्स? विजयालय। ही वॉज द अर्लियर फ्यूडेटर ऑफ द पल्लव। ये जिसने चोल साम्राज्य बनाया, चोल साम्राज्य की जिसने शुरुआत करी, ये पहले किसके अधीन था, किसके अंडर था? तो ये था पल्लवों का सामंत, यानी पल्लवों के समय में ये एक छोटा राजा था, और इसी ने बाद में पल्लवों से स्वतंत्र होकर अपना एक अलग राजवंश शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं चोल वंश, यानी चोलास एम्पायर, चोलास डायनेस्टी। और इसने क्या किया? तंजौर पर कब्जा कर लिया, और तंजौर पर ही इसने दुर्गा माता के नाम पर एक मंदिर बनाया। ये बात याद रखिए कि जो तंजौर है, तंजौर जो थी ये चोलों की कैपिटल थी, यानी जो चोल राजवंश था या चोल जो थे, इनकी राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी थी तंजौर। क्लियर बात? अब मैंने आपको पल्लव भी पढ़ाया, तो मैं आपको पल्लवों की राजधानी भी बता देता हूं। तो ये जो पल्लव थे स्टूडेंट्स, इन पल्लवों की अगर मैं बात करूं तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पल्लवों की स्थापना या पल्लव राजवंश की स्थापना किसने की, तो सिंह विष्णु ने की। और पल्लव राजवंश जो है इसकी राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। और चोल राजवंश की स्थापना किसने की? विजयालय ने की थी। और चोल राजवंश की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? तंजौर थी या तंजूवर थी, जिसे आज क्या कहते हैं? तंजौर। और ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में ये पड़ता है। नेक्स्ट बात करें, जो विजयालय था, विजयालय जो चोला डायनेस्टी का फाउंडर था, जो चोल साम्राज्य का संस्थापक था, उसके बाद एक और राजा आता है जिसका नाम है आदित्य। आदित्य नाम का ये राजा हुआ। और आदित्य नाम के ये जो राजा थे, इनके बारे में क्या कहा गया कि इसने एक पल्लव राजा था जिसका नाम था अपराजिता। पल्लव राजा था अपराजित, और अपराजित को हराकर इन्होंने क्या करा? पल्लव साम्राज्य को अंत कर दिया। यानी विजयालय ने पल्लवों का सामंत था, उसने अपना एक अलग से साम्राज्य की शुरुआत करी, और उस साम्राज्य का नाम रखा चोल साम्राज्य। और चोल साम्राज्य में एक और राजा हुआ विजयालय के बाद, जिसका नाम था आदित्य। और आदित्य ने जो पल्लवों का एक राजा बचा हुआ था जिसका नाम था अपराजित, उस अपराजित नाम के राजा को हरा दिया और पल्लवों का पूरी तरह से सफाया कर दिया, यानी पल्लव साम्राज्य का पूरी तरह से अंत कर दिया। अब इस आदित्य ने क्या किया? इस आदित्य ने टोंडी मंडलम, देखो ऐसे ऐसे नामों के बारे में मैं बता रहा था, टोंडी मंडलम, और ये दक्षिणी तमिल देश है। तमिल का मतलब है स्टूडेंट्स,
तमिल का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो तमिल का मतलब यहाँ पर तमिलनाडु से है। तमिल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? तमिलनाडु ने। तो आदित्य फर्स्ट जो राजा था, इसने अपराजित को हराया, जो एक पल्लव राजा था। पल्लवों का साम्राज्य खत्म हुआ और पल्लवों के अंडर जो क्षेत्र था यानी टोंडी मंडलम, उस पर किसका अधिकार हो गया? चोल राजा आदित्य का। यानी कि पल्लवों के साम्राज्य पर किसका अधिकार हो रहा है? चोल राजाओं का, यानी चोल राजा उस पर अधिकार कर रहे हैं। फिर आदित्य के बाद एक और राजा आता है परांतक फर्स्ट। कौन सा राजा आता है? परांतक फर्स्ट। इस परांतक फर्स्ट ने क्या किया? ही डिफीटेड पांड्याज एंड द रूलर ऑफ सेलोन एट द फेमस बैटल ऑफ वेल्लूर। इस परांतक ने क्या किया? वेल्लूर के एक युद्ध हुआ, वेल्लूर का एक युद्ध हुआ और वेल्लूर के युद्ध में पांडे भी एक राज्य था दक्षिण भारत में, और सिलोन यानी श्रीलंका, यानी पांडे राज्य और श्रीलंका के राजाओं को इसने युद्ध में हरा दिया। किसने युद्ध में हराया? परांतक फर्स्ट ने। और वो युद्ध कौन सा था? वो युद्ध था वेल्लूर का युद्ध था। नेक्स्ट देखें, अगर हम बात करें, he suffered a defeat at the hands of Rashtrakud king Krishna III in the famous battle of Takkolam. The Rashtrakud army overran टोंडी मंडलम। तक्कोलम का एक प्रसिद्ध युद्ध, देखो युद्ध कितना इंपॉर्टेंट है। कौन सा युद्ध है? तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का एक युद्ध हुआ जिसमें एक राजा थे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड। कौन से राजा थे? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। राष्ट्रकूट राजा थे जिनका नाम था कृष्ण थर्ड। और कृष्ण थर्ड ने क्या किया? किसको हराया? परांतक फर्स्ट को। तो ये जो परांतक फर्स्ट था, जो एक फेमस राजा था जिसने पांड्यों को हराया, जिसने श्रीलंका के राजाओं को हराया, उसे अंतिम रूप से एट लास्ट किसके हाथों हारना पड़ा? कृष्ण थर्ड। और कृष्ण थर्ड कौन था? एक राष्ट्रकूट राजा था। ये जो कृष्ण थर्ड था राष्ट्रकूट राजा, इसने तक्कोलम के बैटल में यानी कि तक्कोलम के युद्ध में किसे हराया? परांतक फर्स्ट को इसने हरा दिया। नेक्स्ट बात करें तो परांतक फर्स्ट की एक और बात आ गई। देखिए, परांतक फर्स्ट मंदिरों का एक महान निर्माता था। उसने चिदम्बरम के प्रसिद्ध नटराज मंदिर का स्वर्ण छत वाला विमान बनवाया था। ये विमान जो वर्ड है, ये दक्षिण भारत के मंदिरों के अंदर पाया जाने वाला मंदिर का एक भाग है। यानी विमान इज द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया टेम्पल। तो परांतक फर्स्ट ने क्या किया? चिदम्बरम भी तमिलनाडु में एक जगह है। चिदम्बरम जो है तमिलनाडु में एक जगह है और वहां पर कौन सा मंदिर है? नटराज का मंदिर। चिदम्बरम तमिलनाडु में कौन सा मंदिर है? नटराज मंदिर। नटराज मंदिर जो है किसको डेडिकेट है? भगवान शिव को। तो चिदम्बरम की नटराज मंदिर में एक स्वर्ण छत विमान प्रदान किया था। किसने? परांतक फर्स्ट ने। परांतक फर्स्ट वही जिसे तक्कोलम के युद्ध में कृष्ण थर्ड एक राष्ट्रकूट राजा ने हराया था। द टू फेमस उत्तरीमरा मेरूर inscription that give a detailed account of the village administration under the Cholas belong to his reign। दो प्रसिद्ध उत्तरीमेरूर शिलालेख हैं जो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का विस्तृत वर्णन करते। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है कि चोलास जो थे, चोलास की विलेज एडमिनिस्ट्रेशन यानी चोल राजाओं के गांव के प्रशासन यानी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन सा अभिलेख बताता है? तो जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गांव का जो प्रशासन है, उस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन सा अभिलेख बताता है? तो वो जो अभिलेख इसके बारे में बताता है वो अभिलेख है उत्तरी मेरूर इंस्क्रिप्शन, उत्तर मेरूर अभिलेख।
ये चोल राजाओं संबंधित था। और क्या बताता है? ये बताता है गांवों के प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज के बारे में ये बताता है। फिर उसके बाद एक और राजा होता है आरांतक सेकंड। देखो ऐसे पूछा जाता है पेपर में कि सुंदर चोल किस चोल राजा को कहा जाता है? क्या कहा मैंने? सुंदर चोल किस चोल राजा को कहा जाता है? तो आप याद रखिए कि सुंदर चोल जिस चोल राजा को कहा जाता है उसका नाम है आरांतक सेकंड। इसने क्या किया? इसने श्रीलंका पर अटैक किया और टोंडी मंडल के कुछ क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। यानी टोंडी मंडल जो है उस पे फिर से कब्जा हो गया। टोंडी मंडल मैंने आपको बताया है कि तमिल देश, ठीक है, तमिल यानी तमिलनाडु का हिस्सा। इसमें आप ये पॉइंट जरूर याद रखें स्टूडेंट्स कि सुंदर चोल किसे कहते हैं? आरांतक सेकंड को। ओके, क्लियर बात। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की ओर। आगे कह रहा है कि उत्तम चोल। उत्तम चोल जो है इसने क्या किया? सिंहासन पर बैठा और तोंडी मंडल को फिर से जीत लिया। ये भी वही कर रहा है। राजेंद्र, ये इंपॉर्टेंट है भाई बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। चोल राजाओं में ये एक इंपॉर्टेंट राजा है, इस पर क्वेश्चन बनता है। राजेंद्र चोल या राजेंद्र फर्स्ट। क्या कहा मैंने? राजेंद्र चोल या राजेंद्र फर्स्ट कहा जाता है। उनके शासनकाल के दौरान पूरे श्रीलंका पर चोल साम्राज्य का हिस्सा बन गया, अंग बन गया। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि श्रीलंका कंट्रोल्ड अंडर विच चोलास रूलर, किस चोल राजा के समय में श्रीलंका पर अधिकार किया गया, तो राजेंद्र चोल नाम के राजा ने, राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र चोल नाम के राजा ने श्रीलंका पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। क्लियर बात। और देखिए चोर, चेर, पांडे, ये जो राज्य हैं, छोटे छोटे राजवंश, चोर, चेर, पांडे, ये भी कहाँ थे? दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया पर। तो राजेंद्र चोल ने श्रीलंका पर अधिकार कर लिया, ये इंपॉर्टेंट बात हुई। नेक्स्ट बात करें, उन्होंने पश्चिमी चालुक्य राजा जयसिम्हा को हराया और तुंगभद्रा नदी को चोलों और चालुक्य के बीच सीमा के रूप में मान्यता दी। He defeated Jayasingha II, the Western Chalukyan king, and the river Tungabhadra was recognized as the boundary between the Cholas and the Chalukya। यानी जो चोल साम्राज्य था, जो चोल साम्राज्य था, इस चोल साम्राज्य और चालुक्य साम्राज्य, क्या कहा मैंने? चोल साम्राज्य और जो चालुक्य साम्राज्य था, इन दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों को निर्धारित कर दिया। चोलों ने और चालुक्य ने अपने अपने साम्राज्य की एक बाउंड्री लाइन बना दी, एक सीमा रेखा बना दी, और वो सीमा रेखा बनी तुंगभद्रा नदी। यानी तुंगभद्रा नदी के एक साइड का भाग, तुंगभद्रा नदी के एक साइड का हिस्सा चालुक्यों के अधीन आएगा और तुंगभद्रा नदी के दूसरे साइड का हिस्सा किसके अधीन आ जाएगा? चोलों के अधीन आ जाएगा। चोलों के बीच ये बाउंड्री लाइन का काम करेगी और चालुक्यों के बीच। सबसे प्रसिद्ध सैन्य अभियान कौन सा था उत्तर भारत में इनका? चोल साम्राज्य। यानी ये जो राजेंद्र फर्स्ट थे, इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि इसने नॉर्थ इंडिया को जीतने की कोशिश करी। ठीक है बात, नॉर्थ इंडिया को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, श्रीलंका को जीत लिया है। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि राजेंद्र चोल जो था या राजेंद्र फर्स्ट जो था, उसका अधिकार, उसका चोल साम्राज्य बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड था, बहुत ज्यादा विस्तृत था। उत्तर भारत से शुरू कर कर दक्षिण में श्रीलंका तक वो फैला हुआ था। नेक्स्ट बात करें, राजेंद्र फर्स्ट डिफीटेड महिपाल। अब राजेंद्र फर्स्ट ने एक राजा को और हरा दिया, जिसका नाम क्या था? महिपाल। और महिपाल कौन सी डायनेस्टी का था? पाल वंश का राजा था महिपाल। जिसको किसने हराया? जिसको हराया राजेंद्र फर्स्ट ने। और इस सफल उत्तर भारत अभियान की स्मृति में राजेंद्र फर्स्ट ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक शहर की स्थापना की और उस शहर में राजराजेश्वर मंदिर बनवाया।
सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइड से स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। पहला तो क्वेश्चन यही है कि महिपाल जो था कौन से वंश का राजा था। तो महिपाल जो राजा था ये था कौन से वंश का? पाल वंश का। पाल वंश कहाँ था? बंगाल में। और पाल वंश की स्थापना किसने की? पाल वंश की स्थापना करी थी गोपाल नाम के एक व्यक्ति ने। तो पाल वंश जिसे गोपाल नाम के एक व्यक्ति ने स्थापित कराया, उसका एक प्रसिद्ध राजा था महिपाल, जिसे एक प्रसिद्ध चोल राजा ने हराया जिसका नाम था राजेंद्र फर्स्ट। तो राजेंद्र फर्स्ट कौन से वंश का राजा है? चोल वंश का। और इसने क्या किया, जब इसने उत्तर भारत में महिपाल को हरा दिया तो इसने एक नया शहर बसाया जिसका नाम क्या रखा? गंगई कोंड चोलपुरम। गंगई कोंड चोलपुरम। भाई गंगे उत्तर भारत में है तो उत्तर भारत की नदी को पार करा, तो इसीलिए क्या नाम रख दिया? गंगे कोंड चोलपुरम। और राजराजेश्वर मंदिर भी इसने बनवाया है। राजराजेश्वर मंदिर किस चोल राजा ने बनवाया है? तो ध्यान रखिए, राजेंद्र फर्स्ट ने। इसने एक और चीज करी, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ कद्रम कोंडम। देखिए, कद्रम कोंडन नाम का इसने एक टाइटल लिया। तो कोंडन नाम का इसने टाइटल लिया राजेंद्र फर्स्ट ने। यह विद्या के महान संरक्षक थे, इसीलिए इन्हें पंडित चोल भी कहा जाता है। यानी इनका एक तरह से जो इनकी नॉलेज थी, इन्हें ज्ञान बहुत था। बहादुर होने के साथ साथ ये एक ज्ञानी व्यक्ति भी थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया? पंडित चोल कहा गया। भाई बहादुर भी था, युद्ध भी जीतता था, और युद्ध जीतने के साथ साथ विद्या यानी कि इसको नॉलेज भी थी, तो इसका नाम हो गया क्या? पंडित चोल। और इसका एक और टाइटल क्या था? कदाराम कोंडन, ये इसका टाइटल था। ऐसे ही टाइटल पेपर में पूछे जाते हैं और वहीं आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो अगली डायनेस्टी आ जाती है चालुक्य। तो मैंने आपको चोल पढ़ा दिया, मैंने आपको पल्लव पढ़ा दिया, अब बात कर लेते हैं चालुक्य की। देखो भाई, चालुक्य जो था, चालुक्य राजवंश की अगर हम बात करें तो चालुक्य राजवंश की 3 ब्रांचेस थी। कितनी ब्रांचेस थी इसकी? 3 ब्रांचेस थी, यानी 3 शाखाएं थी इसकी। अब वो 3 शाखाएं जो थी अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। कौन कौन सी वो शाखाएं? देखो, पहली है बादामी के चालुक्य। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बादामी के चालुक्य, ये सबसे पुरानी शाखा थी। इट वॉज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ चालुक्य। चालुक्य की सबसे पुरानी जो क्षेत्र था वो कौन सा था या हिस्सा था? वो था बादामी चालुक्य। और बादामी की बात करें तो ये कहाँ है? ये कर्नाटक के आसपास का एरिया है। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है बादामी, और यही बादामी के चालुक्य थे, इसीलिए नाम है बादामी के चालुक्य, जो चालुक्यों की सबसे पुरानी शाखा थी। द अर्लीस्ट या फिर ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ चालुक्य। They ruled from mid-6th. They declined after the death of their greatest king Pulketion II in the 642. अभी मैंने आपको बताया था कि पुलकेशन सेकंड, जो ये पुलकेशन सेकंड है, इस पुलकेशन सेकंड को किसने हराया था? 642 एडी में, 642 ईस्वी में पुलकेशन सेकंड, जो चालुक्य की वातापी शाखा का राजा था, इसे हराया था नरसिंह वर्मन ने। और नरसिंह वर्मन कौन था? एक पल्लव राजा था। क्लियर बात? नेक्स्ट बात करें तो अर्लीस्ट चालुक्यन इमर्ज आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशन सेकंड इन द ईस्टर्न दक्कन विद द कैपिटल ऑफ वेंगी। यानी जो वातापी के चालुक्य थे, जब उनका प्रसिद्ध राजा पुलकेशन सेकंड की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया, अपने आप को शामिल कर लिया पूर्वी चालुक्य में, यानी पूर्वी चालुक्य के भाग में शामिल कर लिया।
और वहीं पर वो शासन करने लगे और लगभग 11वीं सेंचुरी तक इनका रूल रहा। ये बात याद रखिएगा कि पुलकेशिन सेकंड कौन सी डायनेस्टी का राजा था। तो पुलकेशिन सेकंड जो राजा था वो कौन सी डायनेस्टी का था, वो था आपकी वातापी चालुक्य शाखा का राजा था। नेक्स्ट बात करें तो चालुक्य की 3 शाखा आ गई। एक हो गई वातापी के चालुक्य, ठीक है, एक वातापी के चालुक्य जिसका फेमस राजा बताया मैंने पुलकेशिन सेकंड, और एक हो गई पूर्वी, और पूर्वी हो गई तो एक होगी पश्चिमी। तो अब हम बात करेंगे वेस्टर्न चालुक्य की, चालुक्यों की पश्चिमी भाषा की। तो पश्चिमी भाषा जो चालुक्यों की थी, यानी पश्चिमी चालुक्य जो चालुक्यों की एक और शाखा थी, वो क्या थे, वो वादामी चालुक्य या वातापी चालुक्य के वंशज थे। और 10वीं शताब्दी के अंत में इन्होंने क्या करा, कल्याणी पर शासन करा। और कल्याणी क्या है, कल्याणी है बसव कानलियन, एक जगह है ये, ठीक है, एक जगह है। तो ऐसे समझो कि जो चालुक्य थे उनकी 3 शाखा थी। एक थी वातापी के चालुक्य, एक थे पूर्वी चालुक्य, एक थे पश्चिमी चालुक्य। जो वातापी चालुक्य थे, वातापी चालुक्य के राजा पुलकेशिन सेकंड की जब मौत हो गई, मृत्यु हो गई, तो वो शाखा जो थी वातापी जुड़ गई पूर्वी में, ठीक है, और एक और शाखा निकल के आई अलग से, उसके बाद वो थी पश्चिमी। तो ये जो पश्चिमी शाखा है ये किसके वंशज हैं, पुलकेशिन सेकंड जिस चालुक्य का था उसके वंशज हैं, क्योंकि उसके चालुक्य साम्राज्य का नाम था बादामी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अब बात करेंगे राष्ट्रकूट राजाओं की। अब हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट राष्ट्रकूट राजाओं की, कि राष्ट्रकूट राजा ये कौन कौन थे। राष्ट्रकूट राजा या राष्ट्रकूट शासक, तो देखो ध्यान से समझो, अगर मैं राष्ट्रकूट राजाओं की बात करूं तो राष्ट्रकूट राजा एक थे दंती दुर्ग। कौन थे, दंती दुर्ग। ये दंती दुर्ग जो थे ये फाउंडर थे। उसके बाद आ जाते हैं कृष्ण फर्स्ट। कौन आ जाते हैं स्टूडेंट, कृष्ण फर्स्ट। फिर आ जाते हैं गोविंद सेकंड। उसके बाद आ जाते हैं ध्रुव, ध्रुव धारा वर्ष। फिर आ जाते हैं गोविंद थर्ड। फिर आ जाता है एक और राजा अमोघ वर्ष। फिर आ जाता है कृष्ण सेकंड। ये राजा हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, राष्ट्रकूट वंश के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो आप पढ़ेंगे, जिस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष पे क्वेश्चन आता है, कृष्ण फर्स्ट पे क्वेश्चन आता है, दंती दुर्ग पर क्वेश्चन आता है। तो चलिए इनको हम देखते हैं आगे। उसके बाद भी देखिए और भी राजा आ रहे हैं। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष तो अभी आपने देखा ही था, ये फर्स्ट था, ये अमोघ वर्ष सेकंड आ गया, अमोघ वर्ष सेकंड। इसके बाद गोविंद फोर्थ आ गए। फिर अमोघ वर्ष आ गए फिर से, यानी ये थर्ड हैं, ये सेकंड हैं। फिर आ जाते हैं कृष्ण थर्ड। फिर आ जाते हैं कुटिंग अमोघ वर्ष। फिर आ जाते हैं कर्क। फिर आ जाते हैं इंद्र।
फोर्थ। ये एक ऑर्डर मैंने आपको बता के दिया है जो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। चलो अब हम बात करते हैं राष्ट्रकूट राज्य की। सबसे पहले हम बात करेंगे दंती दुर्ग की। अब दंती दुर्ग कौन था? ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, यानी फाउंडर था। ऐसा कहा जाता है कि इसने कलिंग, कौशल, कांची, श्रीशील, मालव, लता आदि पर विजय प्राप्त की और चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को हराकर महाराष्ट्र पर कब्जा कर लिया। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी? राष्ट्रकूट वंश का राजा कौन था? तो राजा था दंती दुर्ग। उसके बाद आ जाता है कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट जो है दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी है। इसने क्या किया? वेंगी के विष्णुवर्धन और मैसूर के गंगा राजा को हराया और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट प्रथम के द्वारा बनवाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया है राष्ट्रकूट राजा जिसका नाम है कृष्ण फर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल राष्ट्रकूट राजा कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया और ये एक ऐसा मंदिर है जो एक पहाड़ी, एक चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर है। तो इसको आप याद रखें। ये है वो मंदिर। देखिए अगर आपको हम बात करें तो ये मान लीजिए ये जो ऐसे एरिया बना हुआ है, ये पूरी की पूरी जो है एक चट्टान है और इस चट्टान के अंदर ही इस तरह से ये मंदिर बना हुआ है। ये इसके अंदर ही एक मंदिर बना हुआ है। ये है आपके एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल। कौन सा मंदिर है ये? एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, याद रहेगी आपको बात। ये एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर यही है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण फर्स्ट ने। नेक्स्ट बात करें राजा, उसके बाद हम पढ़ेंगे अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष क्या था? राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान राजा था और ये गोविंद थर्ड नाम के एक राजा का बेटा था। सबसे महान राजा है राष्ट्रकूट वंश का कौन? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने मान्यखेड़, अब कर्नाटक राज्य में मालखेड़ जिसे हम कहते हैं, को नई राजधानी बनाया और उसके शासन काल के दौरान बड़ौच राज्य का सबसे अच्छा बंदरगाह था। बड़ौच, ये याद रखिए। ये बंदरगाह किसके समय बन रहा है? अमोघ वर्ष के समय। और अमोघ वर्ष ने क्या किया? अपनी राजधानी किसे बनाया? तो अपनी राजधानी इसने बनाया था मान्यखेड़ को। ठीक है, अमोघ वर्ष कौन से वंश का राजा था बच्चों? तो राष्ट्रकूट वंश का राजा था और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? इसने अपनी राजधानी बनाया है मान्यखेड़ को। क्लियर बात? नेक्स्ट बात करें, अमोघ वर्ष फर्स्ट यानी प्रथम शिक्षा और साहित्य का महान संरक्षक था। इसके समय में जैन भिक्षु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमोघ वर्ष पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमोघ वर्ष वॉज कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म। इसको जैन धर्म में कन्वर्ट कर दिया एक जैन साधु ने, एक जैन मॉन्क ने, जैन भिक्षु ने, जिसका नाम था जिनसेन। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जिनसेन जो थे किस राष्ट्रकूट राजा के समय में थे? तो जिनसेन जो थे जिस राष्ट्रकूट राजा के समय में थे वो राष्ट्रकूट राजा कौन सा है? अमोघ वर्ष। ठीक है, और जिस राष्ट्रकूट राजा ने जैन धर्म को स्वीकार किया वो भी कौन सा है? अमोघ वर्ष। नेक्स्ट बात करें, एक और चीज देखते हैं। सुलेमान an Arab merchant in his account called Amogh as one of the 4 greatest kings of the world, the other 3 being the Khalifa of Baghdad, the king of
कॉन्स्टेंटिनोपल के राजा और चीन के सम्राट। यानी ये वर्णन इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक अरब मर्चेंट है, एक अरब व्यापारी, और उस अरब व्यापारी ने कहा कि अमोघ वर्ष, कौन? अमोघ वर्ष। ये स्टेटमेंट किसके बारे में बताया जा रहा है? ये स्टेटमेंट बताया जा रहा है अमोघ वर्ष के बारे में। तो अमोघ वर्ष के बारे में जो उसके दरबार में या उसके समय में एक अरबी व्यापारी आया, सुलेमान, उसने कहा कि दुनिया में जो 4 महान सम्राट हैं, यानी वर्ल्ड में जो 4 ग्रेट रूलर हैं, उनमें से एक है अमोघ वर्ष। और बाकी के 3 कौन हैं? उनमें से एक उसने बताया बगदाद का खलीफा, एक बताया उसने कॉन्स्टेंटिनोपल के राजा, और एक बताया चीन का सम्राट। यानी इन तीनों लोगों से तुलना जिसकी की गई, जिस भारतीय राजा को इन तीनों ग्रेट रूलर से कंपेयर किया गया, वो था अमोघ वर्ष। और एक कंपैरिजन किसने किया है? सुलेमान नाम के एक अरबी व्यापारी ने ये कंपैरिजन किया है। यानी सुलेमान ये कहता है कि दुनिया में जो 4 बड़े राजा हैं, उनमें से एक है अमोघ वर्ष। तो ये हिंदुस्तान के लिए एक गौरव की बात है। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रकूट ने व्यापक सांस्कृतिक साहित्य को संरक्षण दिया। राष्ट्रकूटों ने कौन सी लैंग्वेज को प्रमोट किया? संस्कृत को। संस्कृत लिटरेचर को ये प्रमोट कर रहे हैं। और त्रिविक्रम भट्ट ने, एक राइटर हुए हैं त्रिविक्रम भट्ट, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है नाल चंपू। देखो, मैंने आपको क्लास में स्टार्टिंग में बताया था स्टूडेंट्स के नाम थोड़ा टिपिकल्ट आएंगे। अब टिपिकल्ट नामों को समझना जरूरी है, ठीक है? तो त्रिविक्रम भट्ट ने क्या लॉन्च करा या क्या चीज उसने लिखी? तो इसने लिखी नाल चंपू। एक और बात आ जाती है हलायुद्ध। हलायुद्ध भी एक राष्ट्रकूटों के समय में रहने वाले एक लेखक थे, एक फेमस राइटर थे। और हलायुद्ध कंपोज्ड कवि रहस्य ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्ण थर्ड। कृष्ण थर्ड कौन से वंश का राजा है? राष्ट्रकूट वंश का। तो इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है कवि रहस्य। किसके समय लिखा है? कृष्ण थर्ड के। और किसने लिखा है? हलायुद्ध ने ये लिखा है। क्लियर मेरी बात? एक और देखें, जिनसेन। अभी मैंने पढ़ाया था ना कि जिनसेन जो था एक जैन साधु था, और जिनसेन नाम के जैन साधु को किसने बौद्ध धर्म, किसने, या जिनसेन नाम के जो जैन साधु थे, बौद्ध नहीं जैन साधु जो थे, इन जैन साधु ने किस राष्ट्रकूट राजा को जैन धर्म में परिवर्तित किया, कन्वर्ट किया? तो जिनसेन ने जिसे जैन धर्म में कन्वर्ट किया था वो राजा थे राजा अमोघ वर्ष। कौन थे? राजा अमोघ वर्ष, वो एक राजा थे। और जिनसेन जो कि जैन साधु था, इसने क्या करा है? इसने पार्श्वभुदय की एक रचना करी है, एक ग्रंथ लिख दिया इसने, पार्श्वभुदय नाम का एक ग्रंथ लिखा। और ये ग्रंथ जो था, ये ग्रंथ किसने लिखा? ये लिखा है जिनसेन ने। पेन पेपर लेकर लिखते रहिए। देखो, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया है इसके बारे में। जो जिनसेन थे उसने आदि पुराण की रचना करी। क्या करा इन्होंने? आदि पुराण। और आदि पुराण को अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि टोटल पुराण जो भारत में बताए जाते हैं, टोटल पुराण जो भारत में बताए जाते हैं वो हैं 18। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं जो भारत में बताए जाते हैं। और ये 18 पुराण जो हैं, इन पुराणों के बारे में जानकारी जो मिलती है वो वैदिक साहित्य में मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है आदि पुराण। तो आदि पुराण जो है, इसकी रचना किसने करी? आदि पुराण की रचना करी है जिनसेन ने। किसने करी आदि पुराण की रचना? जिनसेन ने, जो कि एक जैन साधु थे, एक जैन मुनि थे। और आदि पुराण लिखने वाले कौन है? ये जैन साधु, यानी कि एक जैन मुनि है ये।
ओके, जिन्होंने अमोघ वर्ष को जैन धर्म में कन्वर्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये भी बताया है मौर्यंस में कि चंद्रगुप्त मौर्य को भी एक जैन साधु ने कन्वर्ट करा था जैन धर्म के लिए, और वो जैन गुरु जो थे उनका नाम था भद्रबाहु। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन है? भद्रबाहु। और अगर मैं पूछ लूं अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट राजा थे उसके जैन गुरु कौन थे? तो जैन गुरु थे उसके जिनसेन। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करें, एक और है संकटायन। क्या कहा? संकटायन। संकटायन नाम के एक और व्यक्ति थे राष्ट्रकूटों के समय, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, एक ग्रामर वर्क, एक ग्रामर का ग्रंथ, एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा है। और उस व्याकरण के ग्रंथ का क्या नाम है? उस व्याकरण के ग्रंथ का नाम है अमोघ वृत्ति। क्या नाम है उस व्याकरण के ग्रंथ का? अमोघ वृत्ति। और अमोघ वृत्ति भी ये किस राजाओं के समय लिखी गई है? तो ये राजा जिनके समय लिखी गई वो राजा हैं राष्ट्रकूट राजा। नेक्स्ट बात करें तो एक और नाम आ गया है। क्या नाम आ गया है? वीराचार्य, अ ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ दिस पीरियड रॉट गणित सारम। किताबें ही किताबें हैं, लिटरेचर बहुत ज्यादा लिखा गया। तो वीराचार्य, क्या नाम बताया मैंने? वीराचार्य। और वीराचार्य जो थे, इस वीराचार्य नाम के व्यक्ति ने राष्ट्रकूट राजाओं के समय में इन्होंने लिखी है, क्या लिखी है? इन्होंने एक गणित की किताब लिखी है, और ये गणितज्ञ थे, और किताब का नाम है गणित सारम। क्या नाम बताया? गणित सारम। एक बुक है, एक किताब है जो एक गणितज्ञ ने लिखी, और वो गणितज्ञ थे वीराचार्य। और वीराचार्य जो थे ये किसके दरबार में थे? ये थे अमोघ वर्ष के दरबार में थे, और ये भी एक राष्ट्रकूट राज्य के बारे में ही बताया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रकूट राजा जो थे इन्होंने संस्कृत को प्रमोट तो करा, संस्कृत साहित्य को इन्होंने प्रोत्साहन तो दिया, लेकिन संस्कृत साहित्य के प्रोत्साहन के अलावा इन्होंने अपनी जो लोकल लैंग्वेज थी, अपनी क्षेत्रीय भाषा जो क्षेत्रीय भाषा थी इनकी कन्नड़, इन्होंने कन्नड़ साहित्य की शुरुआत करी। तो कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़ साहित्य की शुरुआत जो थी ये कौन से राजवंशों ने की थी? तो याद रखिए कि कन्नड़ राजवंश जो थे या कन्नड़ साहित्य की शुरुआत किसने करी? ये करी गई है किसके द्वारा? राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा। यानी राष्ट्रकूट राजाओं ने कन्नड़ लिटरेचर को प्रमोट करा और कन्नड़ साहित्य की शुरुआत इन्होंने कर दी। एक और चीज देखें, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, अमोघ वर्ष एक राष्ट्रकूट राजा जिसने जैन धर्म को स्वीकार करा, उसने भी कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ लैंग्वेज में एक ग्रंथ की रचना करी, और उस ग्रंथ का नाम था कवि राजमार्ग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, बहुत पेपर में पूछा जाता है कि कवि राजमार्ग जो ग्रंथ है ये किसने लिखा? ये लिखा है अमोघ वर्ष ने। कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? तो ये कन्नड़ भाषा में लिखा है, और ये कन्नड़ भाषा की पहली, देखिए कन्नड़ भाषा की पहली रचना है। तो अगर आपसे पूछे कि अमोघ वृत्ति, एग्जाम में अमोघ वृत्ति किसकी रचना है तो आप बता देंगे। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कवि राजमार्ग कौन सी भाषा का ग्रंथ है, तो कवि राजमार्ग जो ग्रंथ है ये है कन्नड़ भाषा का। और कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ को किसने लिखा है? ये लिखा है अमोघ वर्ष ने। और अमोघ वर्ष जो हैं एक राष्ट्रकूट राजा हैं, और कवि राजमार्ग जो है कन्नड़ भाषा की, कन्नड़ लैंग्वेज की पहली रचना है, पहली कृति है। और इस रचना को किसने लिखा है? लिखा है अमोघ वर्ष ने इसे लिखा है। नेक्स्ट देखें तो एक और चीज आ रही है, पंपा वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ कन्नड़ पोएट एंड विक्रम सेन विजय इज हिज फेमस वर्क।
पंपा भी एक कवि का नाम है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। पंपा एक कवि का नाम है और कौन सी लैंग्वेज के थे कवि ये? कन्नड़ भाषा के। यानी पंपा जो एक फेमस पोएट थे, ये कौन सी लैंग्वेज के पोएट हैं स्टूडेंट्स? तो ये पोएट हैं कन्नड़ लैंग्वेज के। और इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? विक्रम सैन विजय नाम का एक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। देखो इसमें मैंने काफी सारे आपको ग्रंथ, किताबें, मंदिर बताए हैं, तो सब नोट कर लेना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? शांति पुराण वॉज अनदर ग्रेट वर्क। अभी मैंने बताया था आदि पुराण। क्या बताया था? आदि पुराण। आदि पुराण किसने लिखा? जिनसैन ने। अब मैंने बात करी है शांति पुराण। तो शांति पुराण वॉज अनदर ग्रेट वर्क रॉट बाय पोन्ना, अनदर फेमस कन्नड़ पोएट। यानी पंपा, पोन्ना ये एक कन्नड़ के कवि हैं, ठीक है, कन्नड़ भाषा के कवि हैं पंपा और पोन्ना। इसने क्या लिखा? इसने जो है शांति पुराण लिखा है। कौन सा पुराण लिखा है स्टूडेंट? शांति पुराण। और किसने लिखा है? ये लिखा है पोन्ना ने। और पंपा ने क्या लिखा है? विक्रम सैन विजय। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं और पंपा पोन्ना में ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो, इसीलिए मैंने आपके लिए ये सारा का सारा कंटेंट प्रिपेयर किया है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाएं और आप अपने सिलेक्शन को बिल्कुल 100% श्योर कर लें। तो आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया साउथ इंडिया का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर कभी एग्जामिनर पेपर टफ करना चाहे तो वो साउथ इंडिया की क्वेश्चन ही एग्जाम में रखता है। और इस वीडियोस को देखने के बाद आपका साउथ इंडिया का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। इसी तरह से ये कंटेंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा है। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर ओवर करते हैं स्टूडेंट्स। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी और एक और बेहतरीन शानदार टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।